अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, कोरोना की सूरत हाल तो चल ही रही है, लेकिन अब इंटरनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और उसकी बाज़गश्त आज काबीना के इजलास में भी हमने सुनी, जहां पे कल फवाद चौधरी साहब के एक इंटरव्यू ने पूरी PTI को हिला कर रख दिया और उन्होंने जो चीज़ें बात की वो गाहे बगाहे बहुत अरसे से जिक्र उनका होता रहा है कि जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के आपस में नहीं मामलात बन रहे थे। फिर ये भी सुना कि जी असद उमर साहब के और जहांगीर तरीन साहब के मामलात नहीं बन रहे थे शुरू में, लेकिन बाकायदा तौर पर एक काबीना का मेंबर आके ये अनाउंस कर दे कि जनाब ये सूरत हाल थी जिसकी वजह से हमें गवर्नेंस के इश्यूज आ रहे हैं। फिर फवाद चौधरी साहब ने कुछ अल्फाज में ये भी वाज़े तौर पर ये भी बता दिया कि जनाब ये जो नॉन इलेक्टेड लोग हमारी कैबिनेट में आके बैठे हुए हैं, इनकी वजह से भी गवर्नेंस के मामलात हो रहे हैं। और आज जो हमारी इतलात ये हैं कि फैसल वाडा साहब ने भी बहुत खुलकर कुछ जो है काबीना में बात की कि और उन्होंने उनका ये कहना था कि जी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि वज़ीर आज़म की ख्वाहिश रखते हैं कि वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और वो चाहते ही नहीं हैं कि इस वक्त का जो मौजूदा सेटअप है ये डिलीवर कर सके, और हमें बातें सुनना पड़ती हैं जहाँ पे भी बाहर जाते हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि जी मुशीर और जो जिस पे मामले खसूसी हैं उन वो काबीना के इजलास में कुछ और बताते हैं और फैसले कुछ और आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। और बहुत सारे मामला जो हैं अंदरूनी मामला आज फिर काबीना में डिस्कस हुए और कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर ने तो खैर उनको बहुत वाज़े तौर पर यह भी बतला दिया कि जनाब आप लोगों ने सब्र करना है और आप लोगों ने किसी भी तरह जो है किसी के ऊपर तनकीद नहीं करनी और बिला वजह जो है वो बयानबाजी से गुरेज करनी है। तो ये आज प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो फिर इतलात ये भी हैं कि फवाद चौधरी साहब की जो इंटरव्यू है उसके ऊपर असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आज काबीना की अंदरूनी जो कहानी थी उसको जानने के लिए पहले हमारे जो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर रिपोर्टर टिक सानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इन डिटेल्स लेना चाहूँगा मैं कि अंदर खाते कहानी हुई क्या है और जिसकी क्या वजह क्या बनी कि मतलब पहले काबीना और फिर वजह क्या बनी कि फवाद चौधरी इस मौके पर आकर ये भी बता दें कि प्राइम मिनिस्टर ने पिछली काबीना में हमें 5.5 महीने का वक्त दे दिया था कि अब आपने कारकर्दगी दिखानी है वरना मामलात जो हैं वो बदल सकते हैं। टिक्का खान सानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। जी आपका भी बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब। टिक्का, आपके पास बड़ी अंदर की खबर होती है और ख़ास तौर पर यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो अगर किसी को मतलब आजकल नहीं कहना चाहिए, कोरोना में अगर किसी को छींक भी आती है तो आपको पता होता है, आपकी बहुत इंग्रेस है और आपके पास बड़ी डिटेल खबरें होती हैं। पहले तो ये बताएं कि ये जो आज फैसल वाडा साहब ने कुछ काफ़ी सुना है काबीना में प्राइम मिनिस्टर के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, ये क्या सही है और क्या बातें की, जरा ये भी हमें बताते चलें। जी बिल्कुल ज़मीर हैदर साहब, आज जब काबीना का इजलास हुआ तो सबसे पहले असद उमर को ये गिला था कि फवाद चौधरी का जो बयान है ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है और यकीनन उससे नुकसान पहुंचा है, और जिस पर वजीर आज़म इमरान खान का इशारा फवाद चौधरी की तरफ था और फवाद चौधरी ने दिफा किया अपने बयान का और उन्होंने ये कहा कि मेरा जो बयान है ये सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। और साथ ही फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि माजी की बात थी और मैं अभी भी इससे स्टैंड लेता हूं कि इससे पार्टी को नुकसान होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात पे तो सबको हिदायत की कि कोई भी मुतनाज़ा बयान ऐसा ना दिया जाए जिससे पार्टी को नुकसान हो, लेकिन मामला जब फैसल वावडा के पास आए तो फैसल वावडा ने भरपूर तनकीद शुरू की, बहुत ही जज्बाती अंदाज में उन्होंने सारा गुस्सा निकाला। खास तौर पे असद उमर की तरफ इशारा था उनका, हमारे ज़राए तो यही कंफर्म कर रहे हैं, नदीम बाबर की तरफ इशारा था उनका जो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, और अब्दुल रज़ाक दाऊद की तरफ इशारा था उनका फैसल वावडा का। और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं ये वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ शायद गेम कर रहे हैं, अपनी नाअहली छुपाने के लिए फैसले कुछ करते हैं, काबीना को कुछ कहा जाता है, ECC में जाके कुछ और हो जाता है, बाहर कुछ और होता है, कागजों में कुछ और होता है।
वजीर आजम इमरान खान को अंधेरे में रखा जाता है। और साथ ही फैसल बाबदा ने एक तनबीही अंदाज में ये कहा कि अगर आज के बाद कोई वजीर आजम इमरान खान को गुमराह करेगा, धोखे में रखेगा, तो फिर यहाँ दंगल होगा। यहाँ तक उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए फैसल बाबदा ने, और बाकायदा तौर पे बहुत अग्रेशन था उनकी बातचीत में। और उन्होंने कहा कि यहाँ गेम नहीं हो सकती यहाँ, बल्कि उन्होंने ये भी इशारा किया यहाँ तो लोग वजीर आजम का ख्वाब देख रहे हैं और वजीर आजम बन के फैसले कर रहे हैं। वैसे और ये प्राइम इशारा मिनिस्टर को किन की तरफ था टिक्का, आपको क्या लगता है कि कौन बनना चाह रहे हैं वजीर आजम? मतलब कोई कहता है कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं लाइन में, कोई मतलब बहुत सारे नाम लिए जाते हैं, असद उमर साहब का भी नाम आता है। मतलब वो कौन के बनना चाहते हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कहना क्या चाह रहे थे फैसल वाडा? बुनियादी तौर पे फैसल बाबदा ने दो तरह की बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं लोग, लेकिन वो वाज़ेह तौर पे शाह महमूद की तरफ इशारा नहीं था, क्योंकि वो हमारी बात भी हुई फैसल बाबदा से, और यकीनन उनका शायद एक दो वजीर थे जिनकी तरफ इशारा था, उनका वाज़ेह तौर पे बहुत ही करीब है वजीर आजम इमरान खान के, और उन्होंने बड़ी खुल के उन पे तनकीद की। और साथ ये कहा कि ये वजीर आजम बन के फैसले करते हैं, नॉन इलेक्टेड लोगों पे, मशीरान के ऊपर उन्होंने बड़ी तनकीद की, और खास तौर पे जो स्पेशल असिस्टेंट हैं उनके ऊपर तनकीद की। वाज़ेह तौर पर नदीम बाबर की तरफ उनका इशारा था, चूंकि पेट्रोलियम मसनूआत के दौरान जो बहरान पैदा हुआ, किल्लत पैदा हुई, उस पर वजीर आजम इमरान खान भी न सिर्फ खासे बरहम थे बल्कि परेशान थे, और वजीर आजम ये सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यकीनन आज फैसल बाबदा जब बहुत ही गुस्से में देखा प्राइम मिनिस्टर ने फैसल बाबदा को, पहले तो चूंकि बोलने की इजाजत है काबीना में सबको, ये प्राइम मिनिस्टर ने इजाजत दे रखी है कि आप खुल के एक दूसरे के बारे में यहाँ इजहार करें, तो फवाद चौधरी साहब ने अपने डिफेंस में सिर्फ इतना कहा कि जी ये क्योंकि माजी की बातें थी और ये हो चुकी हुई हैं, ये सबको मालूम था, तो इसलिए मैंने किए हैं कि इससे नुकसान हुआ है, या इसकी कोई फ्यूचरिस्टिक इम्प्लीकेशन भी है? आपको क्या लगता है कि इसकी कोई फ्यूचरिस्टिक इम्प्लीकेशन है अंदरूने खाता पीटीआई के मामलात में? बिल्कुल इशारे तो इस तरफ ही हैं, लेकिन चूंकि फवाद चौधरी को हमेशा दबंग बात करने की, आप भी जानते हैं, दबंग बात करने की उनको आदत है और वो बात कह जाते हैं। लेकिन इस तरह जो इंटरनेशनल टीवी चैनल को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें जो उन्होंने खास तौर पे पार्टी के अंदर की बात की, तो यकीनन प्राइम मिनिस्टर के लिए तो शायद ये बातें नाकाबिले कबूल है। लेकिन फवाद चौधरी का ये कहना था कि मेरा, उन्होंने ऑफर किया है कि मेरा वो इंटरव्यू आप शुरू से आखिर तक सुने, मैंने कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने तनबीह की है कि इससे पार्टी को नुकसान होता है, इस तरह एक दूसरे को नीचा दिखाने से या एक दूसरे के बारे में साजिशें करने से या इख्तिलाफात से पार्टी को नुकसान होगा। तो उन्होंने तो ये बात ये क्या कि उससे मुबर्रा हो गए कि मैंने पार्टी के हक में बात की। टिक्का खान सानी, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आज मतलब एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, मतलब कि जी ये फवाद चौधरी साहब ने ज्यादती की है। जी असद उमर ने बात की थी आगाज में, असद उमर ने जब बात की, और दूसरा क्विकली सही, बिल्कुल असद उमर ने, जिस पर वजीर आजम ने फैसल बाबदा को बाहर ले गए और उनको कहा फैसल बी रिलैक्स, मैं जानता हूं आपके जज्बात को, यहाँ कोई साजिश नहीं कर सकता, मेरी ये बात यकीन से सुन लो, यहाँ कोई साजिश नहीं कर सकता। तो अब तक को जो हो चुकी हुई हैं जिसमें मतलब कहा गया है बैरिस्टर शहजाद अकबर को कि 2-3 केसेस तो रजाक दाऊद साहब के इंक्वायरी करने को उनको कहा हुआ है, तो वो तो साजिशें तो हो चुकी हुई हैं, नहीं होंगी का क्या मतलब? उनका वाज़ेह तौर पे ये कहने का मकसद था, जो वजीर आजम की तरफ इशारा था कि यहाँ लोग वजीर आजम बनने की कोशिश करते हैं या गुमराह करते हैं या उनके फैसलों से हुकूमत की सुबकी होती है। और यकीनन अगर इंक्वायरी में कोई नाम आता है तो इस प्राइम मिनिस्टर को, ज़मीर साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अब मेरी जो अपनी इंफॉर्मेशन है कि प्राइम मिनिस्टर अब 6 महीने का उन्होंने टाइम दे दिया, अब मेरा ख्याल है किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। अगर देखा जाए तो शुगर माफिया का जो इशू था, नहीं, लेकिन उन्होंने दाऊद को डायरेक्टली नहीं, 6 महीने का टाइम उन्होंने अपनी काबीना को दिया है या उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को कह दिया है? उन्होंने कहा कि अगर 6 महीने तक हम लोग परफॉर्म ना कर सके तो शायद मामला आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो वो तो कोई कैबिनेट मेंबर्स तब्दील करने का इशारा तो नहीं उन्होंने किया, उन्होंने तो कह दिया कि भाई हम लोग ही फिर मतलब मामला हाथ से निकल जाएंगे, हमारे हाथ से। नहीं, ये शायद जमीर भाई, ये जो बात थी फवाद चौधरी ने ये कहा था कि हमारे पास 6 महीने हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने आज अपनी काबीना के अरकान को कहा कि 6 महीने में अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, प्राइम मिनिस्टर ने तो उनको तनबीह की है कि वो वज़रा अपनी इंडिविजुअल कारकर्दगी जो है उसको बेहतर करें। फवाद चौधरी साहब की मिनिस्ट्री तो नहीं छेड़ी जा रही? मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी को यकीनन, चूंकि मैं जरा सा
जरा सा रेफरेंस देना चाहता हूँ, जस्टिस वजीउद्दीन का, आतिफ खान का, आप देख लें शाहराम तारकई का। प्राइम मिनिस्टर जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बातें होती हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर ने रोक दिया है, और यकीनन अगर कोई इसरार हुआ तो प्राइम मिनिस्टर इस पर भी कोई शोकाज का सोच सकते हैं, क्योंकि पार्टी चेयरमैन के तौर पे अगर ये बात बहुत ही ज्यादा उन पर प्रेशर आया तो इसका मतलब है यकीनन- कि मिनिस्ट्री तब्दील नहीं होगी, पोर्टफोलियो तब्दील नहीं होगा, बिल्कुल ही मिनिस्ट्री से फारिग कर दिया जाएगा, मतलब उनको काबीना में नहीं रहने दिया जाएगा, यही हो सकता है ना बॉस? अगर वो कोई जस्टिफाई जैसे आज किया उन्होंने, आज तो कोई इतना स्ट्रिक्टली एक्शन प्राइम मिनिस्टर का नहीं नजर आया, लेकिन अगर पार्टी कोर कमेटी या पार्टी का प्रेशर डेवलप होता है तो प्राइम मिनिस्टर फिर बड़े फैसले ले लेते हैं। ले तो लेंगे। पार्टी की कोर बात कमेटी का इजलास होना है, उसमें अगर कोई मतलब बज़द रहे कि जी इन्होंने ज्यादती किया तो उस पे हो सकता है, लेकिन वैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री जो है जरताजगुल को दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया टिक्का खान सानी। नाज़रीन, इन तमाम मामला पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, उस्मान सईद बसरा साहब, सॉरी वो सबसे ऊपर नाम लिखा था, क्योंकि उस्मान सईद बसरा साहब नाज़रीन नॉर्मली स्टूडियो में कम आते हैं, लाहौर में ज्यादा होते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेरे साथ सेटेल लिंक पर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल आपका भी। और इम्तियाज शेख साहब, सूबाई वजीर तवानाई सिंध, मेरे साथ स्काइप पर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। उस्मान सईद बसरा साहब, आपने हमारे टिक्का खान सानी की गुफ्तगू सुन ली, और टिक्का खान सानी के हवाले से मैं मतलब आज से नहीं बहुत अरसे से मैं जानता हूँ कि ये मतलब ख़बर जो है वो दो तीन चार दफ़ा कंफर्म करके फिर देते हैं, और ये बग़ैर कंफर्म नहीं करते, बोलते नहीं हैं। तो ये जो आज से काबीना में मामला हुआ है, जो ख़ासतौर पर फैसल वाडा ने, चले फवाद चौधरी साहब ने तो जो कह दिया वो तो सबने सुन लिया, आ भी गया, जो वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन फैसल वाडा साहब ने तो मतलब मुशीरों के खासतौर पर अब्दुल रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर, और इन पर आज से नहीं, मतलब आज फैसल वाडा ने बात की है, बहुत अरसे से, मीडिया भी बहुत अरसे से बोल रहा है। जब GIDC के पैसे दिए गए 300 अरब से ज़्यादा, फिर अभी 200 अरब रुपए दिए, नहीं पहले जो GIDC का, जी बिल्कुल 290, तो वो ये क्या मामला थे? प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं समझ आती कि अगर वो इलेक्टेड लोग अब ये आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको सोचना तो चाहिए कि क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ज़मीर भाई आपका बहुत शुक्रिया, और टिक्का खान सानी कोई शक नहीं है इसमें, जैसे आपने उनकी तारीफ़ की है, और सहाफ़त हो या कोई भी शुबा है ज़िंदगी हो, जो लोग मेहनत से काम करते हैं उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, यही उनकी सिताइश होती है, इसी को वो देखते हैं कि लोग। तो मैं टिक्का खान सानी का मोतरफ़ हूँ, बड़ी अच्छी जर्नलिज़म में उनका बड़ा अच्छा माशाल्लाह सही मानों में जो लोग मेहनत करते हैं। अब आप आ जाइए जो आपका सवाल है उसकी तरफ। देखिए मसला ये है कि हम एक सही मानों में, ज़मीर भाई ये नहीं कोई लफाजी है इसके अंदर, हम सही मानों में एक सियासी जमहूरी पार्टी है जिसके अंदर बात करने की आज़ादी है, जहाँ जैसे अभी टिक्का खान ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ये अलाउ करते हैं कि आप जब यहाँ बैठें तो आप अपनी बात खुल के करें। अगर आप किसी चीज़ से, किसी पॉलिसी से या किसी होने वाली चीज़ से इख्तलाफ रखते हैं तो अपना इख्तलाफ बिल्कुल बबांगे दोल खुल के बयान कीजिए। ये कोई ख़ानदानी लिमिटेड पार्टी तो है नहीं कि एक ख़ानदान का राज है और बाकी लोग उसके अंदर दब के बात करेंगे। एक तो ये पॉजिटिव चीज़ है। अभी जैसे आपने कहा कि फैसल वाडा ने इतनी बातें की हैं, मेरे इल्म के मुताबिक ऐसी बातें नहीं हुई हैं। ऐसी बातें जो कैबिनेट के अंदर, क्योंकि माहौल इस तरह का है कि सब लोग खुल के प्राइम मिनिस्टर उनको टाइम देते हैं, हर एक को टर्न बाय टर्न टाइम देते हैं, तो हर एक उस पर बात करता है। तो जो ज़ाहिर बात है पिछले दिनों में आपने देखा पेट्रोल का क्राइसिस रहा है, फिर हमारे जो इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें रही हैं, तो जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ खुल के बात करते हैं, और जो पब्लिक से उनकी एक सेंटिमेंट के ऊपर, पल्स के ऊपर उनका हाथ होता है, जो फील करते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर के सामने आके, एक बड़े फोरम है ना ये कैबिनेट का, तो उसके सामने आके रखते हैं। ये पॉजिटिव बात है। देखिए क्रिटिसिज्म जो हेल्दियर क्रिटिसिज्म है ना, जो तनकीद बराए हो, इस्लाह हो, तामीर हो, उसकी गुंजाइश अगर आप नहीं रखेंगे तो आप तो आगे नहीं बढ़ सकते ना। लेकिन तनकीद बराए तनकीद साहब, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि अगर फर्ज करें पेट्रोलियम पे भी आज बहुत ज्यादा मतलब गर्मा गर्म बहस हुई कि जी ये बहरान क्यों नहीं खत्म हो रहा, और उन्होंने कोई नई तहवीलें दे दी वो नदीम बाबर साहब ने कि जी वो ईरान से क्योंकि स्मगल नहीं हो पा रहा है, आ नहीं रहा है, तो उसकी वजह से शॉर्टेज और बंद। अब ये कोई मतलब कि आप स्मगलिंग को मतलब आप बता रहे हैं कि जी वो स्मगल होता था तो इसलिए कमी नहीं होती थी। आपकी अपनी रिक्वायरमेंट जो होती है उतनी ही इंपोर्ट होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। लेकिन यहां पे मसला ये है कि जब नदीम बाबर साहब ये बताएंगे और नजला और जवाबदेह जो है वो इलेक्टेड उमर अयूब होगा बेचारा।
मतलब और वो एक सिंसियर हार्ड वर्कर मिनिस्टर हैं, आई नो हिम, और वो मतलब दो नंबरी भी नहीं करते। अब नदीम बाबर साहब के मुतालिक तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब के भी बहुत करीब रहे, उनके साथ भी मतलब उनका तो दिल करेगा तो बैग उठा के इधर से उधर, और कल अगर यहाँ पे मामला लपेटे जाएंगे तो मुल्क से बाहर। इसमें कोई शक नहीं। देखिए ज़मीर भाई, थोड़ा सा हमें इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब हमारे गवर्नमेंट आई और प्राइम मिनिस्टर का विजन ये था कि हम राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आएँ, जो प्रोफेशनल्स हैं लोग, जो अपने अपने फील्ड के, जैसे बिल्कुल मैं ये नहीं कि आपके सामने बैठा हूँ, आप उन चंद नाबगाए रोज़गार किस्म के लोगों में शामिल हैं। यहाँ तो बेशुमार सहाफ़ी हैं आजकल तो हर तरफ सहाफ़त के, लेकिन राइट मैन फॉर द राइट जॉब तो कम लोग हैं। तो तनकीद उनके ऊपर बिल्कुल है कि जो हमारे नुमाइंदगान हमारे जो इलेक्ट होकर आए हैं, तो क्योंकि मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज़ उन लोगों के पास हैं जो नॉन इलेक्टेड हैं, तो उनको उनसे शिकायत तो रहती हैं, लेकिन अगर हम उसको खबर बना के उस पर बहस करेंगे तो ये तो किसी भी जमहूरी सिस्टम के अंदर अगर आप बनाने का नहीं मतलब जवाब दे तो मिनिस्टर होगा ना। चलें ज़मीर भाई, हाँ बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। देखिए ना, अब आप दुनिया की बेहतरीन डेमोक्रेसीज में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी आप देखें कि टेक्नोक्रेट्स को आप लेके आते हैं ताकि एक वो बेहतर तरीके से चीज़ों को टैकल कर सकें। उनके ऊपर भी सवालात उठते हैं, सवालात उठना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर यूब भी बैठे हुए थे, नदीम बाबर भी बैठे हुए थे, और हमारे कोलीग्स ने बहुत सख्त सवालात किए और उन्होंने कहा नहीं मैं आपको तसल्ली करवा दूंगा, मैं मिलूंगा आपसे। आज तक वो नहीं मिले। एनीहो, आपसे और भी मजीद बात करते हैं। मैं चलता हूं दानियल चौधरी साहब। दानियल चौधरी साहब, अपोजिशन तो बड़ी खुश होगी कि पीटीआई के अंदर फूट पड़ गई खुद ब खुद और हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो आपको क्या लगता है? दो बातें, एक तो ये कि जी जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 5.5-6 महीने हैं, इसमें आपने अगर बेहतर कारकर्दगी ना दिखाई, ये फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर, कैबिनेट के मेंबर, गवर्नमेंट की आवाज़ है एक फेडरल मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने हमें कहा तो फिर मामला हमारे हाथ से निकल जाएंगे। एक बात ये, टिक्का खान सानी का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज ये कहा कि आपको 6 महीने में परफॉर्मेंस दिखानी है वरना मैं काबीना में रद्द-बदल कर सकता हूँ। ये तो दो चीज़ें हो गई। आपको क्या लगता है कि पीटीआई में इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की अब जंग छिड़ चुकी हुई है? क्योंकि बहुत सारे मुशीरों और मामले खसूसी जो हैं उन्होंने अपने असासों की तफसीलात जमा करानी थी लेकिन अभी तक पूरे नहीं हो सके, चंद एक ने करवा भी दी हैं। वैसे आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर भाई, पहले तो आपने कहा कि हमें बड़ी खुशी हुई होगी, तो बिल्कुल भी नहीं। देखें कि हम हमेशा चाहेंगे और चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट हो वो इकट्ठी कोलैटरल सबको साथ लेके अपनी गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं, जिनकी जितनी मशीनरी है, सब इकट्ठी और एक तरफ चले, और जब वो एक तरफ चलती है तो तभी मुस्बत रिजल्ट्स आते हैं और तब ही बेहतरी की तरफ मुल्क जाता है। तो जहाँ तक ये बात है कि हम खुश हैं या परेशान, तो हम इस चीज़ में बिल्कुल कभी भी खुश नहीं होंगे, लेकिन फिर इसमें दोबारा देखने की क्या चीज़ है कि आपके पास अगर एफएक्स का इंजन हो, उस पर आप करोला के दरवाजे लगा दें और मर्सिडीज़ की डिग्गी लगा दें, छत आप जीप का लगा दें, तो वो थोड़ा अरसा ही चल सकता है, उसके बाद पुर्जे और चीज़ें आवाज़ करने शुरू हो जाती हैं। आप जितना मर्जी कट पेस्ट करके उसको फिक्स करें, लेकिन इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। और जब आप फवाद चौधरी की बात करते हैं, देखिए मैं कोई उसके कि उन्होंने बात क्या की या गलत की या ठीक की, मैं उसके ऊपर बात नहीं करता। आप और मैं और तमाम हमारे सुनने वाले ये ख़ुद कैलकुलेट कर सकते हैं हुकूमत की परफॉर्मेंस गेज किए हुए कि इनके असल में सूरत हाल क्या है। देखिए, अभी ये चाहेंगे और चाहते भी हैं कि इनको कोई इनको सियासी शहीद बना दे, इनके ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद हो जाए, इनको पार्लियामेंट के में जो लटके हुए हैं 4-5 सीटों में, पंजाब में भी, और इसी तरह जब आपको इनके हरीफों की आवाज़ निकली है, वो बलोचिस्तान से हों या वो कराची से हों या पंजाब में आपको जब आवाज़ें उठती हुई नज़र आ रही हैं, ये अपने आप को सियासी शहीद करना चाहते हैं क्योंकि इनसे कुछ हो नहीं रहा। गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंस की पीक पे है। मईशत की जो डाउनफॉल है वो तो कोरोना का अल्लाह ताला हम पे रहम करे और अल्लाह ताला आगे बेहतरी करे। उसके आने से पहले भी आपकी ग्रोथ जो थी वो 1 और 1.5% पे आ गई थी। आपकी जीडीपी कुछ रही नहीं थी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था, सूबे अपने पैसे वापस वफाक को भेज रहे थे, वफाक टैक्स कलेक्शन नहीं कर रहा था, डॉलर डी वैल्यू दिन ब दिन रुपी डी वैल्यू हो रहा था। तो ये क्या हो रहा था कि पूरा सिस्टम एक ऑटोमेटिक मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहा था। आप जिस सेक्टर को हाथ लगाएं, आपको एक आवाज आ रही थी, वो थी फेलियर और कोलैप्स करने की। तो जब आपको ऐसी आवाजें आती हैं और जब आप ऐसी चीजें देखते हैं, तो फिर यूजुअली ये होता है कि कहते हैं सक्सेस हैज 1,000 फादर्स एंड अ फेलियर हैज नन। जब आप नाकामी की तरफ देखते हैं और जब आपके पुर्जे फेल हो रहे होते हैं, तो हर पुर्जा दूसरे पुर्जे को ब्लेम करता है
اور اب یہ اس فیز پہ آ گئے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو بلیم کریں گے, کوئی کس کے اوپر ڈالے گا, کوئی کس کے اوپر ڈالے گا. لیکن اصل میں دیکھیں ناکامی اور انکمپٹنس کس کی ہے؟ اس بندے کی جس نے نیا پاکستان کا ویژن دکھایا تھا. اس نے کہا تھا کہ میرا نیا پاکستان کا جو ویژن ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اسد عمر کو انہوں نے فارغ کر دیا تھا 3 مہینوں میں. انہوں نے کہا تھا اس نیا پاکستان کا خواب جو شروعات تھی وہ تھی جہانگیر ترین. وہ آپ نے دیکھ لیا جہانگیر ترین صاحب کی بھی کیپیسٹی. تو جب آپ کے سامنے ایسی روز چیزیں آتی ہیں تو اٹس ناٹ ویری ہوپ فل فار دا پیپل آف پاکستان. بہت سارے سوالات ہیں دانیال چودھری جا رہی ہیں, خاص طور تو پہ یہ ہم تو دیکھیں ایز این اپوزیشن خالی ڈس اپوائنٹ اور اپسیٹ ہی ہوں گے کہ حکومت کی جتنی زیادہ انکمپٹنس سامنے آئے گی ملک سفر کرے گا. اور وی اسٹل ہوپ دا بیسٹ فار دیم. ہم لوگ یہی امید ہے کہ اپنے پرزے جوڑ سکیں اور بہتر پرفارم کر سکیں. اور یہ بالکل یقیناً یہی ہے معاملات. اور جس طرح ہم نے کل دیکھا جو آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا چینی کی رپورٹ کے اوپر, اس میں بھی اب ایک مطلب ڈاکومنٹس لگے ہوئے تھے جو کہ پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن نے لگائے تھے. تو پھر سوالات تو اٹھتے ہیں کہ جہانگیر ترین یا کون ہیں وہ لوگ جو کہ کیبنٹ کے سیکرٹ منٹس لے کر جو ہے وہ اپنی پٹیشن میں لگا دیتے ہیں, اور وہی اسی کی بنیاد پہ پھر جو ہے مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی بنیاد پر, لیکن فیصلہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ حکومت کو جو ڈائریکشنز آئیں اس پر. ابھی اس پر مزید بات کرتے ہیں ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں ہمیں لطیف کھوسا صاحب, سینئر پولیٹیشین اور بیرسٹر, سینئر لائر, پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سینئر رہنما, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت بہت شکریہ کھوسا صاحب. کھوسا صاحب ایک اور گفتگو کی تھی فواد چوہدری صاحب نے پرفارمنس کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ آئندہ اگر 5.5-6 مہینے میں ہم نے پرفارم نہ کیا تو معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. کیا کہا تھا وہ ذرا سن لیجئے گا پلیز. جی کھوسا صاحب, پرابلم یہ ہے, فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ٹیم کو کوئی سنتا نہیں ہے, گورننس کے معاملات آتے ہیں. اور پھر آج فیصل واڈا صاحب نے بھی کابینہ میں جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے اوپر کافی تنقید کی, اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں بھی ہیں اور وہ پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کابینہ میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ دونوں چیزوں کا, کہ یہ جو ایک تو اس کی کلیریفیکیشن ہمارے سینئر رپورٹر نے دی کہ پرائم منسٹر نے ایسا نہیں کہا تھا, انہوں نے کیبنٹ کی پرفارمنس پہ کہا تھا کہ 5.5 مہینے ہیں, میں آپ کو تبدیل کر دوں گا. لیکن فواد چوہدری صاحب کی ٹون سے لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ بھی معاملات ہمارے ہاتھ سے پھر نکل جائیں گے اگر ہم ڈیلیور نہ کر سکے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں یہ دونوں باتیں درست ہیں. وہ خیر انٹرنل مسئلہ ہے, وہ جو مرضی اپنی کابینہ کو یا اپنے جو ہے پارٹی کو کرتے رہیں, اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے. لیکن دیکھیے سیاست نام ہی اسی چیز کا ہے. اگر پہلے آپ 2.5 سال 2 سال میں ڈیلیور نہیں کر پاتے تو پھر 2.5 سال کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو اپنی کارکردگی کو سمیٹنا پڑتا ہے, اور پھر آخری سال ویسے بھی الیکشن ایئر شروع ہو جاتا ہے. اور یہ جو کانسٹیٹیوئنسی پالیٹکس والے جو لوگ الیکٹ ہو کر آتے ہیں انہوں نے اپنی الیکٹوریٹ کو فیس کرنا ہوتا ہے. وہ عوام کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں. لوگ ان کا گیلے بان پکڑیں گے اور پکڑ رہے ہیں کہ ہماری نوکریاں کدھر گئی, ہمارے وہ گھر کدھر گئے, ہمارے وہ معاشی سہولیات کدھر گئی, ہماری جو ہے روزگار کدھر گیا. تو وہ تو ظاہر ہے کہ ان کو جو ہے پوچھنا پڑتا ہے. یہ جو ماشاءاللہ اوپر سے پیراشوٹرز آتے ہیں جو کوئی بھیجتا ہے, چاہے وہ مقامی سلیکٹرز ہیں یا وہ بین الاقوامی قوتیں ہیں جو ماشاءاللہ ہمارے معاملات میں کافی مداخلت کرتی ہیں. حفیظ شیخ صاحب کو جب بھیجا تھا تو وہ بھی پیراشوٹر تھے آپ کی پارٹی میں؟ دیکھیں ہماری پارٹی میں ہو یا کسی پارٹی میں بھی ہو, یہ لوگ ماشاءاللہ ان کی کافی مضبوط ہوتی ہے جو ہے ایک ٹرانسمیشن. لیکن بعض اوقات ہمیں ایکسپرٹس اور ٹیکنوکریٹس جو ہے وہ لینا پڑتے ہیں, اور اس حساب سے میں کوئی جسٹیفائی اس کی نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ کے پاس الیکٹڈ لوگوں میں اس پائے کا آپ کے پاس دیکھیں, اب کیا تھا بیٹو صاحب نے جب دیا تھا تو میرے پاس ایک بہت ہی مضبوط ٹیم کی سیاسی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پاس.
اور ان کا سارے اگر آپ دیکھیں تو وہ ذرا ایک نظریاتی اور ایک جو ہے بڑے مضبوط قسم کے سیاسی اس پر آئے تھے، اور وہ سارے ایکسپرٹ بھی تھے، چاہے وہ اپنا سوشلسٹک سسٹم میں بلیو کرتے تھے، جو میں سمجھتا ہوں اسلام سے زیادہ ہم آہنگ ہے ہمارا معاشیت کا نظام، کیونکہ اسلام جو ہے وہ کسی کے پاس جو ہے دولت کا اجتماع اور حق جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا، بلکہ ہمسایہ بھی اور دریا کے کنارے پر بھی جب کتا مر جائے تو حاکم میں پاس اس کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو آپ کی تمام نظام میں آپ کی جو ہے ڈسٹریبیوشن آف ایسٹس اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ سبھی کا حصہ ہے۔ اس لیے جب روٹی کپڑا مکان ہم نے کہا تھا بھٹو صاحب نے، اور پھر جب یہ انہوں نے وہ کیا تھا کہ کچی آبادیوں کو ان کو حقوق ملکیت دینا، اور اسی طرح جب آپ پہ لینڈ ریفارم میں جو ہے ان سے جو ان کے پاس زائد زمین تھی ان سے لے کر اور کاشتکار کو جو ہے ملکیت حقوق دیے تھے، اور جب کارخانے میں کار کو جو ہے اس میں مزدور کو کارخانے میں بھی جو ہے حصص لیا تھا ملکیت کا، تو یہ ان کا حق تھا جو پاکستان کے عوام کو انہوں نے اس انداز سے ایک معاشی خوشحالی کے سفر کی طرف۔ لیکن کھوسا صاحب اگر کچھ لوگ کانفلکٹ آف انٹرسٹ والے بیٹھے ہوں آپ کی کیبنٹ میں، اور مطلب ابھی حال ہی میں جو پیمنٹس دی ہیں سرکولر ڈیٹ کی، اس میں جو ہے وہ رزاق داؤد صاحب کی بھی کمپنی کو ملی، پھر ندیم بابر صاحب کی بھی کمپنی کو ملی، تو یہ کس طرح الاؤ کر سکتے ہیں آپ کیبنٹ میں جن لوگ بیٹھتے ہوں وہ ان کا کانفلکٹ بھی ہو اور وہ پیسے بھی لے رہے ہوں؟ دیکھیں نا، اسی چیز کی تو بعض گشت پہلے اندر ہی اندر پی ٹی آئی میں ہوتی تھی، اب جو ہے بانگ دہل ان کے وزراء نے کہنا شروع کر دی۔ جب پبلک اس میں ڈیبیٹ شروع ہو گئی تو کابینہ میں بھی اس کی بعض گشت سنی گئی، جو آپ ہی کے چینل سارے جو ہے اس کی برملا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے گا کہ ایک سراسیمگی کا عالم ان کی اپنی پی ٹی آئی 2011 کے بعد الیکشن میں چلی گئی۔ پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن بالکل پس پردہ رہ گئے، اور جو ہے نا شوٹرز تھے یا جو ان الیکٹڈ لوگ تھے یا جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا یا جو مافیا تھے مختلف قسم کے، وہ لوگ چھا گئے ہیں، چاہے وہ آپ کے معیشت پہ ہو، چاہے وہ آپ کا آٹا کا اسکینڈل ہو، چاہے وہ آپ کا چینی کا اسکینڈل ہو، چاہے وہ آپ کا تیل کا اسکینڈل ہو، مل نہیں رہا۔ چاہے جتنے ابھی آپ دیکھیں ایل پی جی آ جائے گا، ایل پی جی ناپید ہو جائے گا، اس کی قیمتیں بھی آسمان پہ چلی جائیں گی۔ تو ایک ایک کر کے جو عوام کو اذیت میں مزید گزرنا پڑے گا اور پڑ رہا ہے، اس کی آپ مثال ابھی بجٹ کے بعد دیکھیں گے۔ اب یہ پہلا بجٹ ہے کہ اس میں کسی تنخواہ دار کی تنخواہ نہیں بڑھائی گئی، پینشن والے بیچاروں کی پینشن نہیں بڑھائی گئی ہے، اور بالکل ہم ویسے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید آج کی کابینہ کو ترس آ جائے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا جائے، پینشنرز کی بھی اس میں بھی آٹومیٹکلی پھر اضافہ ہو جاتا، لیکن نہیں ہوا۔ عثمان سعید بسرا صاحب، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک چیز، فیصل واڈا آپ کے الیکٹڈ منسٹر، فیڈرل منسٹر، چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلے ہمیں یہاں کچھ اور بتائے جاتے ہیں، ای سی سی میں کچھ اور فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس طرح تو پھر گورننس کے ایشوز تو بنیں گے، پھر آج فیصل واڈا تو کل کوئی اور پھر میڈیا تو خیر بہت عرصے سے بول رہا ہے اس بات پہ، لیکن آپ ہو سکتا ہے اب آپ کے منسٹر بولیں تو شاید کچھ سنوائی ہو جائے۔ دیکھیے میں پہلے سب سے تو ذرا تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گا، میرے دونوں ہمارے جو کولیگز پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ پاکستان میں نوارد ہیں، ابھی آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، یہ پاکستان کے کسی اقتدار کے خاندان کا، کسی اقتدار کی کشتی کا کبھی حصہ نہیں رہے۔ ایسے ہی محسوس ہوا ہے کہ کھوسا صاحب ویسے ہی مائی سینئر ایز ویل، میں وکالت میں بھی، تو لگتا ہے جیسے ابھی آج ہی آئے ہیں پاکستان کے اندر، کبھی پاکستان میں۔ اچھا، جتنے یہ تنقید فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی پیراشوٹرز آ جاتے ہیں وہاں سے، اور دانیال کو جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی تھیفٹ ہیز نو فیس بٹ اے فادر ڈاٹر اینڈ دا سن، وہ بھی ابھی فرما رہے تھے۔ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ failures have no father but successes have thousands fathers، وہ یہ بولا تھا۔ تو مجھے یہ سمجھ لگی نا کہ نہیں، اچھا یہ آپ اب زیادتی کر رہے ہیں۔ دیکھیے نا، آپ دیکھیے دانیال صاحب جو بھی کہیں تو وہ ان کی، میں تو فیکچوئل بتایا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، آپ اس کو خود میں نے ان کے فیکٹس کو جو ہے نا صحیح کیا ہے کہ اصل میں یہ محاورہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے پاکستان کے اندر، جب ہم یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں نا جی، کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں اس میں ڈیبیٹ کر سکتا ہوں، میں ایک آنیسٹی سے ڈیبیٹ کر سکتا ہوں کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے کہ ہمیں جو 2 سال کا عرصہ بھی کم و بیش 20 مہینے ہو گئے ہونے کو آ رہا ہے، اس کے اندر جو سبسٹینشل چیزیں ہم نے کی ہیں وہ کبھی کسی حکومت میں نہیں ہوئی۔ میں ابھی بتاتا ہوں،
جیسے ابھی کھوسا صاحب فرما رہے تھے جی وہ شوگر مافیا، مطلب بجائے اس کی کہ کھوسا صاحب جیسے اچھے لوگ جو ماشاءاللہ وکالت میں جنہوں نے نام کمایا، ایک سیاسی وابستگی تو اور چیز ہے، کبھی کہ سچ بولیں گے تو ان کا شملہ نہیں گر جائے گا اور اونچا ہوگا. کھوسا صاحب کو جب یہ آئیں گے میدان کے اندر ہم کہیں گے واہ جی زبردست، سچ بھی بولتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے. ان کو کہنا چاہیے تھا کہ شوگر مافیا جو پاکستان کے غریب آدمی پہ مسلسل ڈاکہ ڈال رہا تھا، ڈاکہ زنی کر رہا تھا، عمران خان جیسا بہادر آدمی آیا پھر ایونچولی اور اس نے اس ڈاکہ زنی کو روکنے کے لیے ان لوگوں کو بھی ایکسپوز کیا جو سیاست بڑا زبردست طریقہ اپنایا ہے کہ 3-3.5 ارب روپے کی سبسڈی دیں، اس کے بعد ان کو پکڑ لیں، ایکسپوز کر لیں، پھر جو ایک رپورٹ آ جائے، اس رپورٹ کی بیس پہ جب فیصلہ آئے عدالت میں تو عدالت کے ان کاغذات میں جو پٹیشن لگی ہو وہ اس میں کیبنٹ کے سیکریٹ منٹس لگے ہوں. دیکھیے ضمیر بھائی یہ ساری چیزیں ہمارے اس نظام کی طرف اشارہ کرتی جو 72-73 سال میں یہاں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہی دنوں میں قیمت بھی 100 روپے کلو چلی گئی ہو، کہ مطلب پہلے 45-50 سے شروع ہو کے. ضمیر بھائی دیکھیے یہی وہ چیزیں ہیں جس نظام کو ٹھیک کرنے کی جنگ عمران خان لڑ رہا ہے. آج آپ دیکھیے کبھی پاکستان میں کچھ سوچ سکتا تھا کہ ایک پرائم منسٹر کے ایک قریبی ترین آدمی کا نام بھی کسی معاملے میں آ رہا ہو اور وہ اس کو پبلک بھی کر دیں؟ کبھی ہوا نہیں تھا. اتنا بڑا یہ کارٹل ہے، اتنا بڑا یہ مافیا ہے، اتنا بڑا یہ ایک کمیونٹی ہے پاکستان کی جو اوپر بیٹھ کے جو 100 کے قریب خاندان ہے جو مختلف بزنس کے اندر بڑے بڑے میں انوالو ہیں. اس رپورٹ کا آیا اور پھر آپ دیکھیں جب انہوں نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیے، سارے ایک ہی صف میں کھڑے تھے، محمود و ایاز، پھر نہ کوئی چینی والا تھا اور نہ کوئی مسلم لیگ نواز، سارے تھے نا اس کے اندر. مسئلہ اب یہ ہے کہ دیکھیے ہم سب کو مل کے، مجھے، آپ کو، دانیال کو، کھوسا صاحب کو، ہمیں مل کے پاکستان کے اس نظام کے خلاف کہیں نہ کہیں جدوجہد کرنی اور اس کو اپریشیٹ کرنا کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے. تو اگر عمران خان نے یہ جرأت رندانہ کی ہے تو بجائے اس کی یہ مذاق، یہ ایک منٹ اس کو میں کنکلوڈ، بجائے اس کے کہ آپ اس پہ پھپتیاں کسنا شروع کر دیں، آپ کو کہنا چاہیے کہ اگر اس کو سبسڈی دینا گناہ ہے جو کہ ابھی ثابت ہو رہا ہے تو جو 20-20 ارب کی سبسڈی دے کے چلے گیا اپنے خاندانوں کو، وہ ہے گناہ کبیرہ. اس پہ بات نہیں کرتے، ظاہری بات ہے وہی تو اب پھپتیاں اس پہ کستے ہیں جناب. وہی تو معاملات آپ نے نیب، ایف آئی اے، ایس سی سی پی، ایف بی آر سب کو بھجوائے ہیں الحمدللہ. ساتھ ہی آپ اپنے منٹس کیبنٹ کے منٹس بھی ساتھ ہی ان کو دے دیتے ہیں کہ بھائی جان آپ کے اس سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اس سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہے. بالکل. دانیال چوئی صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو مطلب انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر کا جو ہے یہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے کہ چاہے وہ اپنا ہے چاہے پرایا ہے لیکن انصاف سب کے ساتھ برابر ہوگا، آپ کو لگتا ہے یہ ہو رہا ہے؟ اور شیخ رشید صاحب میرے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب، وہ مطلب حیرانی کی بات تھی ان کے لیے، شیخ رشید صاحب کے لیے، کہ عمران خان صاحب مافیاز سے بلیک میل ہو رہے ہیں. دیکھیں میں تو بسا صاحب نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پہلا دن ہے ان کا پاکستان میں نے تو ان کو اپریشیٹ کیا ہے، میں نے تو ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہا. میں تو بسا صاحب ان کی جو پارٹی نے پچھلے 7 سال میں جو بی آر ٹی کا منصوبہ بنایا اور دھڑا دھڑ بسیں چل رہی ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. معلم جبا کو انہوں نے جو کنکلوزیولی اینڈ کیا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم انہوں نے جتنا انہوں نے آٹا چینی جتنے بحران کی کنکلوزیو ڈیسیجنز لے کے آئے ہم اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے ٹیکس ریونیو جنریشن بڑھائی ہم اس پہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ نے ڈالر کو کمزور کیا اور روپے کو طاقتور کیا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں بسا صاحب. جس طرح آپ نے پیٹرول اور آئل کا جو یہ ابھی فقدان اور جو ایشو چل رہا ہے، کرائسس چل رہا ہے شارٹ فال کا، اس کو کنٹرول کیا، ہم اس کو آپ کے چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگے لوگوں کے سامنے اسی طرح ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے رہیں اور آپ عوام کی عدالت میں جائیں تو عوام کو پتا ہو کہ ماشاءاللہ آپ نے کتنا پرفارم کیا ہے. جو عوام کے پیسوں سے، ٹیکسز سے جو آپ نے کلیکشن کرنی تھی اور ملک کے اوپر لگانا تھا وہ آپ کتنی کلیکشن کر رہے ہیں، ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں بسا صاحب. اور ہم چاہتے ہیں، ہماری دلی خواہش ہے کہ آپ جو آپ نے وعدے کیے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر پورے اتریں اور آپ لوگوں کو نئے پاکستان کا جو خواب دکھایا تھا، جو آپ نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو پاکستان کو ایک نئی سمت میں لے کے جائیں گے، ان چیزوں کو چھوڑ کے شاید آپ اس طرف لے جائیں. تو ہم نے تو آپ کو کہیں ڈسکریڈٹ نہیں کیا بسا صاحب، نہ ہماری کوئی کوشش ہے. ہم تو صرف ایک چیز کہتے ہیں، آپ کی جو آپ کی انٹرنل پالیٹکس ہے وہ انٹرنل آپ کی رہی، جو آپ کے اپنے مسائل ہیں وہ آپ کے اپنے کیبنٹس میں رہیں، لیکن عوام کے لیے دیکھیں خدارہ یہ جو آپ جس سچویشن میں اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ملک ہوگا تو پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی یہ تمام سیاست کرے گی. ایک بات اور بتائیے گا کہ ابھی ایک کر دیں گے پلاننگ تو ہم کمیشن کہاں کی کام کر سکیں گے؟ دانیال ایک
दानिया मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से पहले क्विकली एक बात बताइएगा कि प्लानिंग कमीशन की एक रिपोर्ट आई है जो कि प्लानिंग डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की, कि जी पहले 9 महीने तक ऐसा सच कोई बहरान नहीं था, मतलब बहरान बहुत पहले से था, तो कोरोना पे ये सारा नहीं डाला जा सकता, यानी कि फरवरी तक जो कि परफॉर्मेंस रही मैं आपको बताता हूं, उसमें उन्होंने डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट पे भी डाल 9 महीने का, देखें आपका, बिल्कुल मैं बताता हूं, आपका फाइनेंशियल ईयर का 9 महीने तक आपका 3000 अरब टैक्स कलेक्शन की शॉर्टफॉल थी, 3000। जब आपके पास कलेक्शन ही नहीं आप कर सके, आपकी जो कारकर्दगी है वो इस लेवल पे पहुंच गई है कि आपने जो रिसीवेबल करने हैं, जो पुरानी एक पार्टी, आपसे पहले एक जो पार्टी थी जिसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून था, जो 4000 अरब रुपया टैक्स कलेक्शन का मार्क सेट करके गई, जब आपने वो ही नहीं कर सके कलेक्शन, तो आपने आगे क्या चलना है बसरा साहब? हम तो खाली ये कहते हैं कि जो आपने टैक्स रेवेन्यू पे अपने टारगेट्स किए हैं, ब्रेक के बाद बसरा लेते हैं। लतीफ खोसा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लतीफ खोसा साहब, एक और जो इस हुकूमत ने एक बहुत अच्छा इकदाम किया, जो पिछली मीटिंग थी, बल्कि मेरे ख्याल में 21 मई वाली जो कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें ये डिसाइड किया गया कि जी 15 दिन के अंदर तमाम मुशीर और मुआवने खसूसी जो हैं अपने असासा जात की तफसील और अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं है कि कारोबार क्या है उसकी डिटेल्स, और इस पर काबीना की तरफ से तो हमें ये मिला था जो शिबली फराज साहब ने भी आके एक्सप्लेन किया ब्रीफिंग में, लेकिन उसी दिन फवाद चौधरी साहब ने एक निजी चैनल पर कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि अगर कोई दोहरी नेशनैलिटी वाला है या कोई फॉरेन नेशनल है तो वो भी अपनी डिटेल्स बताएगा। तो आपको क्या लगता है कि इसमें बहुत सारी सवालात उठते हैं? हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र इन्होंने रखे हैं मोईद यूसुफ साहब, उनके मुतालिक भी सवालात उठते हैं, नदीम बाबर और पता नहीं कितने लोगों के बारे में कि जी कल मामला यहाँ पे बंद होंगे तो वो बस्ता उठाएंगे निकल जाएंगे। तो ये एक बेहतर इकदाम नहीं किया कि कम से कम एटलीस्ट पता तो लग जाएगा कि कौन जब आया था उसके एहसासे क्या थे और जब वो जा रहा है तो उसके एहसासे क्या हैं? लतीफ खोसा साहब जी, देखिए ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 जून की कटआउट डेट भी दी थी इन्हें कि 3 चीजें आप तमाम जो है, क्योंकि जब ये काबीना में ये सोशल मीडिया पे आया और अखबारों में भी आया सारा कि जी ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हुई, ड्यूल नेशनैलिटी की बात हुई और एसेट की बात हुई कि इतने जो माशाल्लाह काबीना में बैठते हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स टू द प्राइम मिनिस्टर और एडवाइजर्स टू द प्राइम मिनिस्टर with the status of a minister या स्टेट मिनिस्टर या फेडरल मिनिस्टर, ये लोग ये अपना काबीना में भी बैठते हैं, पार्लियामेंट में भी बैठते हैं और ये हुकूमत जो फैसला जात कर रही है, पॉलिसीज हो या डिसीजन मेकिंग हो, उसका हिस्सा है। यानी आपकी कौमी जो धारा है उसमें मेन में, और ये ज्यादा जितने मौसर किस्म के जो ये कैबिनेट वो है मेंबर्स हैं वो अनइलेक्टेड लोग हैं, और ये ड्यूल नेशनल भी है नंबर 1, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक की नहीं कम से कम 1 दर्जन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ये मुलव्वस है। तो जब ये बातें आई तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल होना चाहिए और 15 जून तक इनको कटआउट भेज दी। हमारी इत्तेफाक के मुताबिक एक शख्स ने भी ड्यूल नेशनैलिटी का अपना उस कॉलम में जिक्र नहीं किया, आज तक नहीं किया। कुछ ने अपने शायद एसेट्स डिक्लेयर किए, सबने नहीं किए। तो देखिए तीनों चीजें बहुत अहम है। नंबर 1 अपने एसेट्स डिक्लेयर करें। आपने सही कहा कि जब ये जाए बोरिया पिस्तर उठा के तो कम से कम इनके एसेट्स का मुआवजा किया जाए कि क्या इनके जो हासिल है, इनकी जो लॉफुल इनकम है, क्या इन्होंने अपने असासों में इतना इजाफा किया है जो उसका मुतवाज़िन नहीं है, नंबर 1। और वो डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 62-63 में होती है। इसी तरह अगर ड्यूल नेशनल है, यानी किसी और मुल्क की वफादारी का हल्फ उठा रखा है, तो वो पाकिस्तान का कैसे वफादार हो सकता है?
खोसा साहब, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, वो नेशनल इंटरेस्ट का क्लैश है। एग्जैक्टली लतीफ खोसा साहब, मुझे ये बताइएगा कि जहां पे कैबिनेट के ये तमाम लोग कैबिनेट में बैठते हैं, जहां पे एक पिटीशन दायर होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की, और उसमें कैबिनेट के मीटिंग के मिनट्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं पिटीशनर की तरफ से, जो पिटीशन का हिस्सा है, आपको क्या लगता है? तो ये इसमें तो ज्यादा सवालात नहीं उठते कि कैबिनेट में तो बहुत सारी ऐसी सीक्रेट और नेशनल सिक्योरिटी के मामला डिस्कस होते हैं, अगर ये इसी तरह चीजें लीक होना शुरू हो जाएं तो फिर बहुत सारे सवालात नहीं उठते हुकूमत की मतलब इस पॉलिसी पे कि जी ये मतलब पूछना नहीं चाहिए कि ये मामला इस तरह अगर चलते रहे तो फिर तो बहुत खतरात बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए। नहीं, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के ही ये जो है जायचे में आता है, और काबिल मुआवजा और काबिल गिरफ्त और काबिल सजा है ये। देखें, ये जो है जो मिनट्स होती हैं वो सीक्रेट होती हैं, मिनट्स जो हैं वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं होते। मैं खुद 10 साल काबीना का हिस्सा रहा हूँ, ये काबीना में जो भी डिस्कशन होती हैं वो आपकी सीक्रेट होती हैं, वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं होती हैं। जो आप फैसले करते हैं वो आप जो है जाहिर है आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह लें या जो भी जिसके भी जिम्मे लगे वो पब्लिक वो मीडिया को भी देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। लतीफ खोसा साहब, अगर पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की पिटीशन में मिनट्स ऑफ द मीटिंग लगे हों जिसमें तमाम मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के भी कमेंट्स हों रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर शुगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ब्रीच नहीं किया गया? या मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाज़े तौर पर सामने नहीं आ जाता काबीना के अंदर? डेफिनेटली आता है, ये काबीना ही के किसी रुकन ने ये उनको दिया है, और वो जो माशाल्लाह ब्यूरोक्रेसी जो रिकॉर्ड करती हैं इनके ही काबीना के जो सेक्रेटरी जो भी होता है ऑफिशियल, उन्होंने ही दी है, ये नकूल दी है, फ्रांस दी है, और किसने दी है? देखे ना, अब ये तो इनकी मिली भगत की बात है। ये कहते हैं वफाक तो वहाँ थी, नुमाइंदा वहाँ रिप्रेजेंट कर रही थी, वहाँ ये कहते हैं कि जो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के खिलाफ है, ये जो इन्होंने साथ लगाई है इसकी न सिर्फ हिफाजत करें, इनके खिलाफ ताज़ीब की कार्रवाई भी करें, मगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब अगर चाहते वो मंगवा सकते थे, लेकिन नॉट दी मतलब पिटिशनर्स एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा सकते। ये ठीक है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब भी अगर मंगवाते तो इसका मतलब चीजें तो फिर कंफर्म हो रही हैं कि शुगर माफिया अब इतना सख्त और इतना मतलब ताकतवर है। क्यों जी बसरा साहब? देखिए, इस पे तो मैं, क्योंकि टेक्निकल इसमें चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इस पे भी हम बहस कर लेते हैं। मैं इसमें मैं सिर्फ इतना पूछा। और दूसरा, ये तर्जुमान जो हैं इनको भी एसेट्स डिक्लेयर करने का कहा, पंजाब में कहा? देखिए जो नहीं अभी बिल्कुल नहीं, पंजाब में तो हमें नहीं कहा कि डिक्लेयर करें। वैसे हमारे पास हो गया, हम तो वो फैज़ ने कहा था ना कि हमारे पास तो है क्या, हम हसरत तामीर है सो रखते हैं, उसके अलावा तो है कुछ नहीं। अभी एक मुझे खोसा साहब जब बात कर रहे थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, चलें मैं कहता हूँ बिल फर्ज फॉर द आर्गूमेंट से हम 1 मिनट के लिए कहते हैं जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ABC जैद बकर का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आपका प्रोग्राम और आपका प्रोग्राम टेलीविज़न, ये माशाल्लाह बड़ी क्रेडिबिलिटी है इसकी। आज इसको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बना लेते हैं, खोसा साहब ऐलान करें, माशाल्लाह ही इज़ वेरी वेल नोन पॉलिटिशियन तो हैं ही, बट ही इज़ नोन एज टू बी गुड लॉयर। ये इस तरह करें कि ये और इनकी लॉ फर्म या इनकी लीगल फ्रेटर्निटी जिनके साथ अटैच है, ये इस तरह करें, पाकिस्तान के हक में एक बड़ा अच्छा काम करें। कितने लोगों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना हमारी कैबिनेट के अंदर बैठे, उनको ये कोर्ट के अंदर लेके जाएं, लाजमन लेके जाएं। अगर खोसा साहब आज आपके प्रोग्राम में ना लेके गए तो हम ये कहेंगे कि लोग यहाँ पे आते हैं, लफाजी करते हैं, चले जाते हैं। नंबर 1, या आप नेशनल फ्रेटर्निटी आप भी तो उसी का हिस्सा है, आप खुद ले जाएं। नहीं, मेरे नजदीक तो है ही कोई नहीं जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में है ही कोई नहीं है। अगर मैं तो आपके प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा हूं, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और 61, 63 और 61(2) सारा इन्वोक हो रही है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, चलें मैं कहता हूं खाकम बदम बुरे, हम बुरे हैं ना जी, हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के ये बड़ी बड़ी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। अगर खोसा साहब बख्तियार साहब के भाई और उनके रिश्तेदार शुगर मिल्स ओन करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आप मैं बता रहा हूं जी, देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना जमीर भाई, चलें मतलब हम भी आपकी तरफ से रिक्वेस्ट कर देते हैं। मेरे पास आखिरी मैंने दानियल मेरी रिक्वेस्ट कंप्लीट करने दे।
खोसा साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली ये क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा दर्द है, चलें। अगर इन्होंने ना किया तो मैं समझूंगा कि नहीं टेलीविजन पे आके सिर्फ बढ़ के- you cannot bound him, but मैं we can समझूंगा, always request मैं him. समझूंगा। मैं नहीं, we can always request him, और लेकिन आप लोगों के इस काम से ये कि आइंदा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं तमाम उनको भी मतलब एहतियात करें। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, योर कमेंट, लास्ट 30 सेकंड्स। देखें जी, मैं बसा साहब, मैं इनकी चीज़ को कहूँगा कि जो इनकी एक पार्टी का एक बड़ा नॉर्मल नॉर्म है, और वो है कि आपको जो सवाल करे उसके जवाब के बजाय आप आगे 4 और सवाल कर दो और उसको उस चीज़ में डाल दो। देखें बसा साहब, इट्स अबाउट परफॉर्मेंस नाउ, कि आप किस तरह परफॉर्म करेंगे, आप चीज़ों को किस तरह आगे लेके जाते हैं। और ये आपके लिए बड़ा कठिन और मुश्किल वक्त है आगे आने वाला दौर, कि अगर आप चीज़ों को, मामलात को नहीं संभालेंगे तो ये इतना बड़ा वाटरलू होगा मैशत का कि ये आपको और आपकी तमाम पार्टी को लपेट के ले जाएगा। लपेट कर ले जाएगा, बिल्कुल सही है, बहुत कठिन वक्त है। शुक्रिया बैरिस्टर दानियाल चौधरी, उस्मान सईद बसरा और लतीफ़ खोसा साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।